हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस एंड समिट्स। इन्वायरमेंटल कन्वेंशन का मतलब होता है पर्यावरण सम्मेलन। इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस आर फॉर्मल, ऑफन लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स नेगोशिएटेड बिटवीन कंट्रीज टू मैनेज ग्लोबल इन्वायरमेंटल थ्रेट्स, जैसे कि क्लाइमेट के अंदर चेंज आना, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पॉल्यूशन। तो जो कंट्रीज हैं वो एक साथ आती हैं और एक एग्रीमेंट पे एग्री करती है ताकि है ना जो ग्लोबल इन्वायरमेंट थ्रेट्स हैं उससे मैनेज किया जा सके। हम इनको अरेंज करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन बोल रखा है कि क्योटो प्रोटोकॉल, मिनामाता कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन और UNREDD और रियो समिट, इनको अरेंज करना है आपको क्रोनोलॉजिकली, मतलब ओल्डेस्ट फर्स्ट, राइट। तो सबसे पहले कौन सा कन्वेंशन आया था वो चेक करेंगे। सबसे पहले वैसे तो कन्वेंशन आया था रियो, राइट। पर हम अभी स्टॉकहोम के बारे में पढ़ेंगे। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 के अंदर आया था, मतलब इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का जो एम था वो था एलिमिनेट या रिस्ट्रिक्ट करना हैजार्डियस केमिकल को यूसेज को। करेक्शन इसके अंदर तो एक चीज है, जो 1972 समिट, मतलब लोग है ना दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो कि 1972 के अंदर आई थी। जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर हम देखें तो 1972 के अंदर आई थी, वो फर्स्ट मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल समिट थी, हेल्ड इन स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर स्टॉकहोम है उस जगह पे की गई थी हेल्ड, लेड टू द क्रिएशन ऑफ UNEP। तो UNEP का क्रिएशन यहीं पर हुआ था। फोकस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो जो इसका फोकस था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का, वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना ये था। और स्टॉकहोम कन्वेंशन अलग है, हालांकि ये भी स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर ही हुई थी, लेकिन ये कन्वेंशन हुई थी 2001 के अंदर। और इसका जो एम था वो एलिमिनेट या फिर डिस्ट्रिक्ट करना जो हैजार्डियस केमिकल के यूसेज पर। अब रियो समिट जो है 1992 के अंदर हुई थी। इसका अर्थ समिट भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि अर्थ समिट कब हुई थी, तो 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर हुई थी। इसका जो फोकस है वो क्लाइमेट चेंज पर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इसका फोकस होता है। की आउटकम्स, इस समिट का जो की आउटकम था वो था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एज अंडर 21। ये तीनों इसके आउटकम्स थे, मतलब ये फॉर्म हुए थे। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 के अंदर आया था, अडॉप्टेड अंडर द UNFCCC, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। सेट लीगली बाइंडिंग टारगेट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस इमिशन। तो एक तरीके से एक लीगली बाइंडिंग टारगेट्स दिए जाते हैं इंडस्ट्रीज को, कंट्रीज के अंदर, ताकि वो ग्रीन हाउस गैस जो इमिट करती है उसको रिड्यूस कर सकें। ये 2005 के अंदर फोर्स में आया था। हालांकि प्रोटोकॉल डिस्कस में 1997 के अंदर हुआ था, लेकिन जो फोर्स के अंदर ये 2005 के अंदर आया था। इसको ध्यान रखना, कब आया था कब फोर्स के अंदर आया था, ये दोनों चीज अलग अलग है इसके अंदर। इंट्रोड्यूस्ड मैकेनिज्म इमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट जो है वो है UN-RED प्रोग्राम, 2008 के अंदर आया था। इसकी फुल फॉर्म होती है, UN की फुल फॉर्म तो बताया यूनाइटेड नेशन, अब REDD की फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो जो इमिशन होता है, जो रिड्यूस करना हो इमिशन को, जो कि डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से होता है, इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? रिड्यूस इमिशन बाय फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कहने का मतलब रिड्यूस करना इमिशन को और फॉरेस्ट को कंजर्व करना। डिफॉरेस्टेशन हुआ या डिग्रेडेशन हुआ तो फॉरेस्ट को कंजर्व करना और प्रमोट करना सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। हेल्प करती है, जो ये प्रोग्राम था वो हेल्प करता है कंट्रीज को इन क्लाइमेट मिटिगेशन। मिनामाता कन्वेंशन हुआ था 2013 के अंदर। इसका जो फोकस है वो है मर्करी पॉल्यूशन कंट्रोल करना। ये प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन की हेल्थ को और एनवायरनमेंट को। ये नेम्ड आफ्टर मिनामाता डिजीज, जापान की जो मिनामाता डिजीज है उससे नाम लिया गया है इसका कन्वेंशन का, क्योंकि ये जो मिनामाता डिजीज थी जापान के अंदर वो कॉज्ड बाय मर्क्यूरी पॉइजनिंग। तो मर्क्यूरी की पॉइजनिंग की वजह से ये डिजीज हुई थी लोगों को, और इसी मतलब मर्क्यूरी की पॉल्यूशन को कंट्रोल करना इसका एम था, और इसका नाम भी वहीं से लिया गया है उस डिजीज से, मिनामाता कन्वेंशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो क्या है? एनवायरमेंटल कन्वेंशन एंड समिट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू टैकल
तो ये हमने डिस्कस किया था कि जो इन्वायरमेंटल कन्वेंशन है, पर्यावरण सम्मेलन, उस शिखर है, उसके अंदर जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है ताकि है ना वो टैकल कर सके क्लाइमेट के चेंज को, पॉल्यूशन को और बायोडाइवर्सिटी के लॉस को। ग्लोबल समिट्स प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिसी डिस्कशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। तो जो ग्लोबल समिट वगैरह होते हैं वो एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए। कंट्रीज वगैरह आती हैं, एक साथ डिस्कस करती हैं पॉलिसीज को, और जो स्ट्रेटेजीज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की उसके बारे में भी डिस्कशन होता है इसके बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ टाइमलाइन shows evolution of global environmental governance. Each agreement builds on previous framework, helps address increasingly complex environmental challenge. अब इसमें इम्पोर्टेंट एग्जाम टाइप क्या है? स्टॉकहोम कन्फ्यूजन। देखो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आई थी, ये एक समिट है और इसके अंदर यूएन भी फॉर्म होगा। 2001 के अंदर स्टॉकहोम कन्वेंशन आई थी, POPTT। तो इसका याद रखने की ट्रिक क्या है? रियो कीप्स स्टॉकहोम डेंस मर्क्यूरी। रियो सबसे पहले आया था, कीप्स मतलब क्योटो, स्टॉकहोम मतलब स्टॉकहोम कन्वेंशन, रेड और मर्क्यूरी से रिलेटेड मिनामाता है, राइट। और ये जो REDD है, डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन मतलब डेंस जो फॉरेस्ट होता है उससे रिलेटेड है। तो ये इसकी शॉर्टकट हो जाएगा। 1992 को रियो आया था, क्योटो 1997 में आया था, स्टॉकहोम 2001 में आया था, क्योटो फोर्स में 2005 में आया था, रेड जो है वो 2008 के अंदर आया था और मिनामाता 2013 के अंदर आएगा।